Hello students, my name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you a very important topic from your class 9th chapter 2. Okay, so the topic of this video is what is a colloidal solution. Colloidal solution क्या होता है, ठीक है। इससे पहले के वीडियो में हमने कवर किया solution and suspension, ठीक है। तो colloidal is also a type of मिक्सचर, ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन भी एक टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं, ठीक है। मिक्सचर में एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। सोल्यूट उसको कहते हैं जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट रहता है और सॉल्वेंट उसको कहते हैं जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें और यूज़ की गई हैं, जैसे सोल्यूट के लिए, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज यूज़ किया गया है और सॉल्वेंट के लिए डिस्पर्शन मीडियम यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट ये किसी भी स्टेज में हो सकते हैं। इनमें से कोई भी एक सॉलिड हो सकता है या दोनों सॉलिड हो सकते हैं या दोनों गैसेस हो सकते हैं या दोनों लिक्विड हो सकते हैं, दोनों जो है गैसेस, दोनों सॉलिड्स या एक सॉलिड एक लिक्विड, एक गैस एक सॉलिड एक लिक्विड एक गैस, इस तरह से मतलब कॉम्बिनेशंस बहुत सारे बन सकते हैं कोलॉइड्स में भी। तो ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये नॉर्मल सॉल्यूशन और सस्पेंशन से कैसे डिफरेंट है और इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, अलॉन्ग विद examples of colloidal solutions we will discuss in this video. Fine, so let's start it by reading the NCERT book because it is the most standard book for your class 9th. Okay, so I usually follow the NCERT syllabus. So the mixture obtained by group D in activity 2.2 is called a colloid or colloidal solution. तो जो हमने एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें ग्रुप डी के बच्चों को हमने क्या दिया था, हमने वाटर दिया था और इंक दिया था। इंक का उसमें हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए दिया था। तो ऐसे देखने में तो हमें लगेगा कि इंक जो है पूरी तरीके से, जैसे हमने कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया था वैसे ही इंक भी पूरे सॉल्यूशन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। देखने में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये थॉरो नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, इसके पार्टिकल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है पूरे के पूरे सॉल्वेंट में। मतलब सॉल्यूट के पार्टिकल्स पूरी तरीके से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो जो एक्टिविटी हमने परफॉर्म की थी एक्टिविटी 2.2, उसमें हमने क्या किया था, हमने एक वाटर सॉल्यूशन में इंक का ड्रॉप जो है वो पोर किया था, ठीक है। तो हम इसको कह रहे हैं ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। वैसे देखने में तो इंक का भी जो डिज़ोल्व है वो भी वाटर में वैसे ही डिज़ोल्व हो गया था जैसे कि कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व हो गया था, लेकिन हम इंक के सॉल्यूशन और वाटर के सॉल्यूशन को हम कह रहे हैं कि ये कोलॉइडल मिक्सचर है, ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ना कि ये सॉल्यूशन है। तो ऐसा क्यों, ठीक है, जबकि हमें दिख रहा है कि जो इंक है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया है, उसकी इंटेंसिटी पूरे वाटर में हर जगह एक बराबर है, ठीक है। यानी कि एक तरीके से होमोजीनस तो हमें दिख रहा है कि लगभग ये होमोजीनस है, ठीक है। तो फिर भी हम इसे सॉल्यूशन नहीं कह के हम इसको कोलॉइड क्यों कहते हैं, इसका रीज़न क्या है। द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। तो जैसे सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोरो पूरा थ्रू आउट मतलब होमोजीनियसली स्प्रेड होते हैं सॉल्यूशन में, वैसे ही कोलॉइडल में भी होमोजीनियसली सारा जो है सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट में डिस्पर्स्ड होता है। लेकिन सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है, हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कोलॉइड में होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। Due to relatively smaller size of particles as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous, ठीक है। तो हमें देखने में तो लगा कि इंक जो है वो पूरी तरीके से वाटर में एकदम इक्वली एकदम एक बराबर सब जगह उसका कलर है, ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि जो इंक है उसके पार्टिकल्स हैं उसका साइज बहुत छोटा होता है, ठीक है। इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनस है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनस नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा मार्क करने वाली बात है कि हमें दिखता वो होमोजीनस है, बट जब हम उसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमने ये पाया है कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनस नहीं है, बल्कि उसके पार्टिकल्स के साइज इतने छोटे छोटे होते हैं कि वो हमें आंखों से नज़र
नहीं आते हैं। वहीं सस्पेंशन में क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं, तो उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हर जगह उसके पार्टिकल्स एक समान नहीं है, वो हम खुली आंखों से देख पाते हैं। पर कोलॉइड्स में क्या होता है कि उनका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनके पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन होमोजीनस है या हेट्रोजीनस है। ठीक है, सो बट एक्चुअली ए कोलॉइडल सॉल्यूशन इज अ हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है, तो सॉल्यूशन को छोड़ करके सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों ही हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ठीक है, हेट्रोजीनस है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है, सोल्यूट का डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्वेंट में यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये हेट्रोजीनस होता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, तो कोलॉइड का जो हम डेली यूज़ में जो लाते हैं सबसे ज़्यादा कोलॉइड वो है मिल्क। मिल्क में क्या होता है, मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मिल्क में होता है प्रोटीन, बहुत सारा फैट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाँ, और शुगर के भी कुछ उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, मतलब जैसे आपको दिखेगा कि जो फैट है वो सरफेस पे उसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, प्रोटीन है वो बीच में है, वाटर है वो सब जगह है। तो इसमें क्या है कि सारे पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन एक समान नहीं है, इस वजह से हम उसको कहेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सो बट बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, तो हमें खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस वजह से। ठीक है, लेकिन वो होते हेट्रोजीनस है। But these particles can easily scatter a beam of visible light as observed in activity 2.2. तो जैसे हमने देखा कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं देते हैं, यानी कि वो लाइट को जब हम उसके सॉल्यूशन के थ्रू पास कराते हैं तो वो बीम ऑफ लाइट को गुजार देते हैं और उसका पाथ जो है वो शो नहीं करते हैं। वहीं सस्पेंशन के पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से हमको लाइट का पाथ दिखता है। लेकिन कोलॉइड के सॉल्यूशन में कोलॉइड्स का साइज छोटा ज़रूर होता है, लेकिन इतना छोटा नहीं होता है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाए, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इस वजह से कोलॉइड्स भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। फाइन, the path of light can be traced through them. So this scattering of a beam of light is called the Tyndall effect after the name of the scientist who discovered this effect. तो Tyndall effect जिन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उनके नाम पे इस इफेक्ट का नाम है Tyndall effect. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. जैसे आप देखते हो ना, खिड़की के होल से या कहीं भी एक छोटा सा सुराख अगर रह जाता है तो वहाँ से लाइट की बीम आती है और उस लाइट की बीम में आपको छोटे 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 पार्टिकल्स डस्ट के, स्मोक के उड़ते हुए से दिखाई देते हैं। तो जो बीम ऑफ लाइट है वो हमको दिखाई ही क्यों देती है, वो इसलिए कि हमारे एयर में चारों तरफ डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स से वो लाइट जब उन पार्टिकल्स के ऊपर पड़ती है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर वो हमें लाइट का पाथ दिखता है, नहीं तो हमें लाइट का पाथ नहीं दिखता। ठीक है, इस वजह से वो लाइट का पाथ हमको दिखता है, क्योंकि आपने लाइट चैप्टर में पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्लास 8 में कि हमें कोई भी चीज़ क्यों दिखाई देती है, क्योंकि उससे कोई लाइट टकरा के हमारी आंखों में पड़ती है तभी वो दिखाई देगी, है ना। तो ये है टिंडल इफेक्ट। जबकि एक सॉल्यूशन में उसमें भी पार्टिकल्स होते हैं, जब हम लाइट को उससे पास कराते हैं तो वो रिफ्लेक्ट बैक होके नहीं आते। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं और वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स थोड़े बड़े हैं उससे, सस्पेंशन जितने तो बड़े नहीं है लेकिन उससे बड़े हैं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से कोलॉइड्स भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सो ये आप फिगर देख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट को एक परफॉर्म की गई है एक्टिविटी। इसमें क्या लिया गया है कि ये जो ग्लास देख रहे हैं आप ब्लू कलर का यहाँ पे, इसमें सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया गया, उसमें जब हमने टॉर्च की लाइट को जला के देखा तो इसमें जो लाइट है इसका पाथ नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको ब्लू कलर का ही लाइट दिखेगा और थोड़ा सा इंटेंसिटी ब्लू लाइट की बढ़ जाएगी, पर ऐसा कोई पाथ सा नहीं दिखेगा। लेकिन वहीं पे मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शो टिंडल इफेक्ट। दूध
थोड़ा सा दूध और बहुत सारा पानी भी आप ले लोगे तो भी आपको ये इफेक्ट दिखेगा कि दूध और पानी का जब मिक्सचर ले लोगे आप, तो उसमें क्या होगा कि आपको लाइट का पाथ दिखेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं, फैट के, प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज़ बड़ा होता है, तो वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी की वजह से हमको लाइट का पाथ दिखता है। ठीक है, तो पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। तो ये एक पहचान है कि कोई भी चीज़ सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइडल सॉल्यूशन है। Solutions doesn't show the Tyndall effect, while the suspension show the Tyndall effect, while colloids also show the Tyndall effect. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. तो जैसा आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि एक डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, खूब घना घना ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं और पेड़ों के बीच से छन के सनलाइट आ रही है। ठीक है, तो वो लाइट हमें क्यों दिखाई देती है? हमारी आंखों तक वो लाइट कैसे पहुँचती है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, नहीं तो वो लाइट हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट करती हैं, इस वजह से वो सन की लाइट का पाथ हमको दिखता है। ठीक है, इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन्स टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल ऑफ कोलॉइड डिस्पर्स्ड इन एयर। मिस्ट, ओस जो होती है जिसको कहते हैं, वो उसमें वो ओस की बूंदें जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, वो एज एक्ट करती है कोलॉइडल सोल्यूशन के। जो वाटर है वो इसमें सोल्यूट है और जो एयर है वो सॉल्वेंट है, तो वाटर पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर। ठीक है, इस तरह का ये कोलॉइड है और वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, इस वजह से हमको इस तरह की लाइट का दिखता है और इसको भी हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। राइट, तो ये टिंडल इफेक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ कोलॉइड। एक कोलॉइड सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको जो कि यही प्रॉपर्टीज डिफाइन करती हैं कि कोई चीज़ सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है। अगर ये प्रॉपर्टीज कोई सॉल्यूशन पूरा करता है तो हम उसको कहेंगे कोलॉइड सॉल्यूशन। ये पैमाने हैं जिसके कि ऊपर हम किसी भी सॉल्यूशन को परखते हैं ताकि हम बता सकें कि ये एक्चुअली में सॉल्यूशन है, सस्पेंशन है या कोलॉइड है। तो जो पहला है प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन के कोलॉइड होने के लिए, वो है हेट्रोजीनस मिक्सचर। ए कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, यानी कि इसमें जो सोल्यूट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्वेंट में थोरो नहीं होता, एक बराबर नहीं होता, इस वजह से इसको हम हेट्रोजीनस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलॉइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेकेड आइज। तो जो कोलॉइड होते हैं उसमें भी जो सोल्यूट है उसके पार्टिकल्स काफ़ी छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हमको खुली आंखों से वो नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे सोल्यूशन में भी होते हैं वो नैनो रेंज में होते हैं या उससे भी छोटे होते हैं, इसमें भी पार्टिकल्स छोटे होते हैं बट उतनी रेंज के नहीं होते हैं, उतने छोटे नहीं होते, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि हमको खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible। तो जो colloids होते हैं उसके पार्टिकल्स छोटे तो होते हैं लेकिन इतने बड़े होते हैं, इतने साइज में बड़े होते हैं कि वो टिंडल इफेक्ट शो करें, वो लाइट के को रिफ्लेक्ट करते हैं ताकि हम उसका पाथ जो है तभी हम देख पाते हैं। सो colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and makes its path visible, thus कोलॉइड सॉल्यूशन शो टिंडल इफेक्ट। फाइन, टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट इज अ कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल। तो जैसे सस्पेंशन है उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, लेकिन कोलॉइड्स में ऐसा नहीं है। कोलॉइड्स काफ़ी स्टेबल होते हैं और वो सेटल नहीं होते हैं टाइम के साथ छोड़ देने पे। ठीक है, तो ये तो कुछ प्रॉपर्टीज थी कोलॉइडल सॉल्यूशन की। ठीक है, और एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशंस की, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को फिल्टर करके भी नहीं सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सॉल्यूशंस को नहीं कर सकते वैसे कोलॉइडल को भी फिल्टर करके नहीं कर सकते हैं, बट अ स्पेशल टेक्निक ऑफ सेपरेशन नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है, परफॉर्म एक्टिविटी 2.5 कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, किसी पार्टिकल को जैसे वॉशिंग मशीन चलती है ना आपकी, गोल गोल घूमती है, मिक्सचर घूमता है, मिक्सी ग्राइंडर घूमता है, वैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन है। जब हम किसी चीज़ को बहुत तेज स्पीड से गोल गोल घुमाते हैं तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं
वो अपनी डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से उन जैसे किसी भी सोल्यूशन में बहुत सारे पार्टिकल्स मिले हुए हैं, जैसे सपोज आपका मिल्क है, ठीक है, मिल्क में फैट है, प्रोटीन है, वाटर है, ठीक है, तो इनकी सबकी अलग अलग डेंसिटी होती है। तो जब हम इसको बहुत हाई स्पीड से घुमाएंगे गोल गोल 5, 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए, तो जो इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी डेंसिटी के हिसाब से उस टेस्ट ट्यूब में अलग अलग लेयर बना लेंगी, ठीक है। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो इससे नॉर्मल फिल्ट्रेशन से तो हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को उसके सॉल्वेंट से नहीं सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से हम उसको कर सकते हैं। ऐसे ही ब्लड भी कोलॉइडल सॉल्यूशन है, तो ब्लड को भी हम इस तरीके से सेपरेट जो है उसमें कर सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो प्लाज्मा अलग, रेड ब्लड सेल अलग, वाइट ब्लड सेल अलग, उसकी ग्रेडियंट बन जाती है, लेयर बन जाती है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन से। सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए स्पेशल मशीन्स आती हैं जिससे कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, और उसमें टेम्परेचर की भी सेटिंग्स हम कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हमको घुमाना है, ठीक है। सो द कंपोनेंट्स ऑफ ए कोलॉइडल सोल्यूशन आर द डिस्पर्स्ड फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। तो ठीक है, तो कोलॉइडल सोल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, जैसे हमने सोल्यूशन में देखा कि एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, वैसे ही हम यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम टर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज वो जो कि कम अमाउंट में हो, डिस्पर्शन मीडियम वो जो कि ज़्यादा अमाउंट में हो, ठीक है। The solute-like components or the dispersed particles in a colloid form the dispersed phase, and the component in which the dispersed phase is suspended is known as the dispersing medium, जैसे हमने अभी डिस्कस किया। Colloids are classified according to the state। तो जो colloids होते हैं उनको भी उनके स्टेट के हिसाब से क्लासीफाई किया जा सकता है, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। जैसे कि अगर डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो लिक्विड है, या डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड है, या डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, ठीक है, और जो डिस्पर्स्ड फेस है वो सॉलिड है कि वो लिक्विड है या वो गैस है, तो इसके बेसिस पे भी हम कोलॉइड्स की कैटेगरी बनाई हुई है, ठीक है, कि किस तरह का कोलॉइड है। सो अ फ्यू कॉमन एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 2.1। फ्रॉम दिस टेबल यू कैन सी दैट दे आर वेरी कॉमन एवरीडे लाइफ। तो आप देख सकते हो कि कोलॉइड्स का, जैसे कोलॉइड्स आप बोले पता नहीं क्या है कोलॉइड्स, तो लेकिन कोलॉइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कोलॉइड्स के क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल दिया गया है, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ कोलॉइड। ये है डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो कि अमाउंट में कम हो, जिसको हम सोल्यूट कहते हैं। और डिस्पर्सिंग मीडियम वो मीडियम जिसमें कि ये फेस डिस्पर्स्ड हो, यानी जैसे सॉल्वेंट है, ठीक है, उसको हम डिस्पर्सिंग मीडियम का नाम देते हैं। और उसको टाइप्स का नाम दिया गया कि एरोजॉल है, फोम है, इमल्शन है, सॉल है, फोम है, जेल है, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉल है। तो डिस्पर्स्ड फेस कौन है और डिस्पर्सिंग मीडियम कौन है, इसी के बेसिस पे उनका नाम है, ठीक है। जब लिक्विड डिस्पर्स्ड हो गैस में, ठीक है, जब लिक्विड डिस्पर्स्ड हो गैस में, तो हम इस तरह के सॉल्यूशन को एरोजॉल्स कहते हैं। आपने नाम सुना होगा एरोजॉल्स, एयर कंडीशनर से निकलते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है, फॉग। जो फॉग होता है उसमें छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं, क्लाउड्स, मिस्ट भी एग्जांपल है इसमें। तो इसमें छोटी छोटी ओस की बूंदें होती हैं, हवा में डिस्पर्स्ड होती हैं, है ना। सुबह के समय में आप फॉग देखते हो, तो वो पानी लिक्विड जो है गैस में डिस्पर्स्ड है, तो इसको एरोजॉल कहेंगे इस तरह के सॉल्यूशन को। इसका एग्जांपल है फॉग और क्लाउड और मिस्ट। दूसरा है डिस्पर्स्ड फेज, क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है, ठीक है, तो इसको भी हम एरोजॉल कहेंगे। यानी गैस में कुछ भी डिस्पर्स्ड होता है, गैस के अंदर कुछ भी डिस्पर्स्ड होता है, या तो सॉलिड डिस्पर्स्ड होगा या लिक्विड डिस्पर्स्ड होगा। अगर लिक्विड या सॉलिड डिस्पर्स्ड होगा तो हम उसको एरोजॉल कहेंगे, ठीक है। और सॉलिड का डिस्पर्शन अगर जैसे गैस में हो, तो जैसे कि स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है, जैसे कि इसमें एग्जांपल आप देख रहे हैं इसका, स्मोक है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। तो स्मोक निकलता है ना, काला काला धुआं, वो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, वो गैस में जो हमारी एयर है, एटमॉस्फेयर, उसमें डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, तो उसको भी हम एरोजॉल कहेंगे। उसका एग्जांपल है स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। और तीसरा, अगर गैस जो है वो गैस में लिक्विड में डिस्पर्स्ड हो, अगर गैस लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड हो, तो हम उसको कहेंगे
फोम, जैसे कि हमारा एग्जांपल है शेविंग क्रीम। गैस जो है लिक्विड में डिस्पर्ज होती है तो उसको हम फोम कहते हैं, और उसका एग्जांपल है शेविंग क्रीम। और दूसरा अगर हम देखें लिक्विड, अगर लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो हम उसको कहेंगे इमल्शन, जैसे कि मिल्क है, फेस क्रीम है। लिक्विड इनटू लिक्विड ये कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं तो उसको हम इमल्शंस कहते हैं। और अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, ठीक है, तो हम उसको सॉल कहते हैं। SO सॉलिड इनटू लिक्विड, SOL सॉल, सॉलिड से SO और लिक्विड से L, सॉल आ गया। अगर सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है तो हम उसको सॉल कहेंगे। इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और मड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? MgOH2। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जनरली कॉन्स्टिपेशन, अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है लोगों को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, जिससे एसिडिटी, बर्निंग जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वो एक दवाई की तरह यूज़ होता है MgOH2, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। और मड यानी मिट्टी, ठीक है। तो जैसे मिट्टी को घोल दो तो वो लिक्विड में डिस्पर्स्ड है। और जो अगला एग्जाम्पल है गैस इंटू सॉलिड, जैसे कि हम इसको पहले भी कह सकते हैं, पहले भी हमने देखा गैस इंटू लिक्विड, उसको भी हमने फोम कहा, और गैस इंटू सॉलिड उसको भी हम फोम कह रहे हैं। जैसे इसमें फोम है, रबर है, स्पंज है, प्यूमाइस है, ठीक है। प्यूमाइस एक तरीके का पत्थर होता है, जैसे कि जो ज्वालामुखी में से जो पत्थर निकलता है ना, जो पानी पे तैरते हैं पत्थर, वो पत्थर क्या होता है कि वो बहुत ही लाइट वेट होते हैं, ठीक है। उनको बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। प्यूमाइस उस तरह का पत्थर होता है, ठीक है। और लिक्विड इनटू सॉलिड तो हम उसको कहेंगे जेल। आपने बहुत सारी जेल बेस्ड क्रीम लगाई होगी, है ना, जेल बेस्ड, बहुत वो ठंडा ठंडा सा लगता है। तो लिक्विड इनटू सॉलिड वो एक तरीके से होता है कोलॉइडल, और वो उसको हम कहते हैं जेल, जैसे कि जेली, चीज़, बटर, तो वो जेल के फॉर्म में है, ठीक है। और सॉलिड इनटू सॉलिड तो उसको सॉलिड सॉल कहते हैं, ठीक है। और ये है कलर्ड जेमस्टोन्स, मिल्की ग्लास। कलर्ड जेमस्टोन जो आप अंगूठी पहनते हैं ना बहुत सारे जेमस्टोन्स की, वो चीज़ है, ठीक है। और मिल्की ग्लास भी एक तरीके का ग्लास है जो कि कलर्ड होता है, जैसे कि जिससे आपके वो बनते हैं ओपल, जैसे आपके कप प्लेट्स बनते हैं या बहुत सारी सजाने की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। वो ग्लास की होती हैं लेकिन वो वाइट कलर की या कलरफुल होती हैं, तो उसको हम मिल्की ग्लास के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे। बेसिकली आपको याद रखना है कि कौन किसका कैसा डिस्पर्शन मीडियम होता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको इसको 2-4 बार पढ़ के याद कर लेना है कि लिक्विड इंटू गैस होगा तो एरोजॉल कहेंगे, सॉलिड इंटू गैस होगा तो एरोजॉल होगा, गैस इंटू लिक्विड तो फोम, फिर गैस इंटू सॉलिड तो भी फोम, ठीक है। और गैस इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू लिक्विड को हम इमल्शन कहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। लिक्विड इंटू लिक्विड इमल्शन, सॉलिड इंटू लिक्विड सॉल, गैस इंटू सॉलिड फोम, लिक्विड इंटू सॉलिड जेल, सॉलिड इंटू सॉलिड सॉलिड सॉल। तो ये इमल्शन, एरोजॉल, फोम, सॉल, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एरोजॉल, इमल्शन, फोम, सॉल, ठीक है, और जेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में या ऐसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में इसको पूछा जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको कोलॉइडल सॉल्यूशंस अच्छे से समझ में आया होगा। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।